हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये लाइव सेशन है करंट अफेयर्स का, ये फटाफट रिवीजन वाला सेशन है। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स को प्रॉपर तरीके से जो है वो कवर करते हैं। मतलब फटाफट एक क्विक रिवीजन के तौर पर करंट अफेयर्स को देखते हैं और हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं ये लेक्चर, तो डिस्क्रिप्शन पर ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स आ गए हैं। जय हिंद गाइस। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन दिखाई दे रही है? बताइए फटाक से। एंड मेरे ख्याल से 16 दिसंबर का फटाफट रिवीजन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 17 दिसंबर का हमें अभी करना है, क्योंकि 18 दिसंबर का अभी अपलोड हुआ है। जिसको आपने जो है वो कवर कर रहे होंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे कल करेंगे। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है गाइस? प्लीज कंफर्म कर दो। चलो वेरी गुड। तो मिस यूनिवर्स का टाइटल जो है वो किसको मिला है? तो नाम आपको ध्यान में रखना है। हरनाज संधू, चंडीगढ़ की है ये, और 70th मिस यूनिवर्स का टाइटल इनको मिला है। इससे पहले मिस यूनिवर्स का टाइटल जो है वो 21 साल पहले जो है वो इंडिया को मिला था। सन 2000 में लारा दत्ता को, और उससे पहले सुष्मिता सेन को 1994 में। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कोनियाक नागा, वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप, नागालैंड की कोनियाक नागा। इनका एक कोनियाक यूनियन है, एपेक्स बॉडी है कोनियाक नागा ट्राइब की। तो ये अभी बेसिकली नागालैंड में जो इशू हम लोग को देखने को मिला है, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा 14 सिविलियंस की जो मौत हो गई थी, तो उसको लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहा है। राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक था कोनियाक नागास का। बट आपको कोनियाक नागा के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। एक तो ये लार्जेस्ट नागा ट्राइब्स है, साथ ही साथ ये हम लोग को देखने को मिलती है नागालैंड के अंदर मोन डिस्ट्रिक्ट में ये निवास करते हैं। राइट। और जिस जगह पर ये निवास करते हैं उस जगह को द लैंड ऑफ द अंग्स के नाम से भी जाना जाता है। अंग या फिर वंग जो होते हैं वो इनके ट्रेडिशनल चीफ हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक खास बात इनकी ये है कि अपने एनिमी को मारने के बाद, एक्चुअली उसका गला काटने के बाद, ये अपने फेस पर टैटू बनवाते हैं। तो ये चीज है। अर्पिता जी एक बार चेक करिएगा, 16 की हुई है। मैंने चेक किया है, उसके बाद फिर आपको बताया। एक बार आप प्लीज चेक करिएगा, 16 की हुई है। तो और दूसरे यूनिक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कोनियाक की, ये हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जैसे कि गन गन स्मिथिंग, आयरन स्मेल्टिंग, ब्रास वर्क, गन पाउडर मेकिंग। तो ऐसे यानी कि बंदूक बनाने से लेकर लोहा पिघलाना, पीतल के काम वगैरह, और बारूद बनाने जैसे काम जो है ये करते हैं ये वाली ट्राइब। और एक जंगलो होता है, जंगलो बेसिकली एक प्रकार का खंजर होता है जो ये बनाते हैं। और साथ ही साथ वुडन स्कल्पचर्स वगैरह भी जो है ये बनाते हैं, मूर्ति वगैरह वुड की। राइट। इनका ये फेस्टिवल भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी कभी डायरेक्ट फेस्टिवल जो है वो पूछ लिया जा सकता है। आओलैंग, आओलैंग। राइट। तो आओलैंग फेस्टिवल जो है वो किसका है? कोनियाक ट्राइब का। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राइट। नागालैंड की एक ट्राइब है। एक और इनका फेस्टिवल है जिसका नाम है लाओ ओंगमो। राइट। तो ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इनके हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये तो वैसे तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, याद रखने वाली। बट आपको कोई भी डाउट आया तो आप तुरंत जो है उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट रेज कर सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने डाउट्स एक रीडिंग करते दौरान जो है वो साइड में लिख कर रखे होंगे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पेशली गाइस क्या होता है कि ये सब जो ट्रेंचेस होते हैं ना, ये ट्रेंचेस आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। मरीना ट्रेंच कहां पर है? आप जानते हैं मरीना ट्रेंच की खास बात। तो जैसे फिलिपियन ट्रेंच हो गया। तो इस प्रकार के कभी कभी क्या होता है, ये लोग ट्रेंच पूछ लेते हैं, टोंगा ट्रेंच कहां पर है। तो इसकी लोकेशन आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक क्षेत्र पर एक एरिया हम लोग को हॉर्स शू जैसा एरिया देखने को मिलता है, या रिंग ऑफ फायर टाइप का ये दिखाई देता है, गोल आकार का। वैसे रिंग ऑफ फायर जो है वो सूरज वाला भी है, आपको पता होगा, सूर्य ग्रहण वाला रिंग ऑफ फायर। मैंने उसकी एक आइडिया आपको दिया था। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया है, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। एक मिनट। यहाँ पर फ्लोरेस सी, तो फ्लोरेस सी वाला ये टॉपिक आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि फ्लोरेस सी जो है वो हम लोग को यहीं पर ही इंडोनेशिया के पास जो है वो देखने को मिलती है। और इंडोनेशिया में इतने ज्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं? क्योंकि इंडोनेशिया उस क्षेत्र पर है जिस क्षेत्र पर रिंग ऑफ फायर हमें नजर आती है। और यहाँ पर काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि आपस में टकराती हैं, और उसके कारण से हम लोग को देखने को मिलता है वाइब्रेशन होता है और अर्थक्वेक आता है। राइट। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण। अब जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर वॉल्केनोज भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भारी मात्रा में वॉल्केनोज, और इवन अगर इंडोनेशिया की बात करें तो रफली 400 वॉल्केनोज तो यहीं पर ही है। और जिनमें से 127 वॉल्केनो एक्टिव हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेटें भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, फिलीपीन प्लेट्स। तो ये जो प्लेट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए टेक्टोनिक प्लेट्स का। राइट। और रिंग ऑफ फायर जो है यहाँ पर 450 से भी ज्यादा वॉल्केनो, और सबसे ज्यादा तो आपने देख ही लिया
कि इंडोनेशिया में हमें देखने को मिलता है। ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना, माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है? यूएसए में है। माउंट फूजी कहाँ पर है? जापान में है। माउंट पिनाटुबो कहाँ पर है? फिलीपींस में। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, ये फलाना इसमें प्रीलिम्स के अंदर, राइट? और कभी-कभी इस क्षेत्र को सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी जो है वो कहा जाता है। अराउंड 90% पूरे दुनिया भर के अर्थक्वेक इसी क्षेत्र पर हम लोग को नजर आते हैं, और 80% दुनिया भर के अर्थक्वेक, लार्जेस्ट अर्थक्वेक, वो यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? इसी क्षेत्र में। यहाँ पर फिलीपींस की प्लेट है, कोकोस नास्का प्लेट हम लोग को नजर आती है, राइट? जो कि आपस में टकराती है और अर्थक्वेक का कारण जो है ये बनती है। 40,000 किलोमीटर का हॉर्स शू शेप का एक रिंग ये हम लोग को नजर आता है। न्यूजीलैंड से लेकर चिले तक के एरिया पर हम लोग को नजर आता है, राइट? जो कोस्टल एरियाज है एशिया के, अमेरिकास के, वहां तक खिंचा हुआ है ये रिंग ऑफ फायर, राइट? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। सबडक्शन जोन उस जोन को कहते हैं जिस जगह पर प्लेटें आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, ऐसी बाउंड्रीज वाले एरिया, राइट? वो सबडक्शन जोन कहलाते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? और रिंग ऑफ फायर जो है वो कैसे बने? तो ऑब्वियस ही बात है, ये सबडक्शन जोन के चलते ही हम लोग को देखने को मिलेंगी बने। ये क्रैक्स जो हम लोग को कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में जो नजर आते हैं, राइट? तो जो ये आपस में टकराती हैं और उसके कारण से अर्थक्वेक जो है वो ट्रिगर होता है। तो ये रिंग ऑफ फायर के कारण अर्थक्वेक कैसे ट्रिगर होता है, तो उसका एक आइडिया आपको मिल ही गया है ऑलरेडी। फिर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, अर्थक्वेक होता है, और सुनामी भी यहाँ पर आती है इसी कारणवश, अर्थक्वेक के चलते। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जो है वो आकर गिरती है, फिर वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एंड हम लोग को सुनामी जैसे केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसमें किसी को कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? कोई डाउट हुआ करे तो तुरंत आपको बताना है, क्योंकि ये फटाफट रिवीजन सीरीज कम डाउट सेशन है आपका। इसके अलावा वुमेन जजेस की बात करें, महिला न्यायाधीशों की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक सिर्फ 8 ही वुमेन जजेस हम लोग को देखने को मिली जब से सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, राइट? और चीफ जस्टिस, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है एनवी रमन्ना, तो इन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के सामने ये डिमांड जो है वो प्रस्तुत करेंगे कि वुमेन्स की एंट्री जो है वो, या फिर आप कह सकते हैं कि वुमेन्स को और जो है वो बढ़ाया जाए, और अपॉइंटमेंट जो है वो दिया जाए वुमेन्स को, राइट? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहली सुप्रीम कोर्ट की जो जज थी जस्टिस फातिमा बीवी, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, महिला जज। और ये सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के 39 ईयर्स के बाद जो है वो अपॉइंट की गई थी। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो महिला की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो मात्र 80 है, एज कंपेयर टू जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 1113 हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये आंकड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इस आर्टिकल में कुछ स्टेट्स के बारे में बताया गया था कि जहां पर कोई भी सिटिंग वुमेन जज नहीं है, तो एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए इन राज्यों के बारे में, इन स्टेट्स के बारे में, राइट? बेसिक आइडिया, वैसे उतना डिटेल में आपको ना पूछेंगे, और बट अगर मेंस में लिखने वाली बात आती है तो उस समय आप जो है वो इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, राइट? हाँ, ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर एक भी सिटिंग जज हम लोग को नहीं देखने को मिल रही। बट आई आई थिंक कि आपको जो है ये नोट, ये मेंस में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप मेंस में ये चीज लिख रहे हैं, यू नेवर नो कि उस समय क्या पता अपॉइंट कर दिया गया हो, राइट? तो इसलिए मत लिखना, ये वो ठीक नहीं रहेगा। बट हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज के तौर पर, या इन जनरल एज अ जज के तौर पर जो है वो हमारी कंट्री में काफी लो है, काफी कम है, और हमें जेंडर इक्वलिटी के लिए जो है वो कदम उठाने की आवश्यकता है, राइट? इस केस में भी, इस कॉन्टेक्स्ट में भी, कि महिलाओं को एंट्री जो है वो जजेस के तौर पर जो है वो दी जाए। इससे क्या होगा कि केसेस जो होंगे वो और अच्छे बेहतर तरीके से जो है वो देखे जाएंगे, राइट? मतलब अगर वुमेन का मामला है कुछ, तो उसमें एक महिला ही जो है वो केसेस को और बेटर तरीके से देखेंगी, राइट? तो ये चीज, ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक अच्छा आंसर जो है वो लिखना है। काफी अच्छा आर्टिकल था, इसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो महिलाओं से रिलेटेड, मुद्दों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप आराम से जो है वो अच्छे से जो है वो लिख सकते हैं। एंड इवन एलिजिबिलिटी कंडीशन भी जो है वो एक बड़ा बैरियर है महिलाओं की एंट्री के लिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशन में ही हम लोग को देखने को मिलता है कि 35 टू 45 की उम्र के लोग जो है वो जज जो है वो बन पाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, राइट? तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक इशू हम लोग को इन जनरल देखने को मिलता है, तो उसको रिलैक्स करने की आवश्यकता है महिलाओं के लिए, राइट? क्योंकि ये जो एज ग्रुप है इसमें बताया जाता है कि कई बार महिला जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती ड्यू टू देयर पारिवारिक जिम्मेदारी, राइट? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की के तौर पर वो उन्हें जो है वो जॉब से हटना पड़ता है, या जॉब में अगर वो आ भी जाती है तो उन्हें छोड़ना पड़ता है, राइट? तो एंड इवन कुछ सोशल फैक्टर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि क्रिमिनल से पाला पड़ेगा, और वी डोंट वांट कि महिला जो है वो यानी कि हमारे घर की महिला जो है वो इस प्रकार की एक्ट्स में या इस प्रकार की जॉब्स में रहे जिसमें उनको क्रिमिनल से पाला पड़े। बट ये एक स्टीरियोटाइप सोच है, राइट? रूढ़िबद्ध सोच ही हम लोग को देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी नो कि हमारी तो जो महिला जो है वो इवन अब तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? तो ये चीज तो इसमें भी ओपन करना चाहिए, तो इस प्रकार का एक आपका अच्छा आंसर होना चाहिए, राइट? चलिए एनीवेज आगे की चर्चा करते हैं। चार धाम, चार धाम की बात करते हैं हम लोग। चार धाम,
इवन पता है इसमें मैंने आप लोग को यूपीएससी बैच के अंदर जो हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो उसमें आपको शायद याद आ रहा होगा कि हमें देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त के पास वुमेन वो भी थी, स्पाइस वगैरह भी थी, एंड वी हैव डिस्कस्ड कि उनके पास वुमेन वॉरियर्स भी थी। याद आ रहा है आप लोग को, जो स्टूडेंट यूपीएससी बैच के हैं हमारे, राइट? तो यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आल्सो इन योर आंसर, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट आप मार्क करेंगे ना, तो वो हिस्ट्री के साथ भी उसको आप अटैच करेंगे, तो सामने वाला जब आपकी कॉपी चेक करेगा बहुत बढ़िया सा आंसर लगेगा, राइट? तो ये वाली चीज आप लिख लो कहीं पर कि चंद्रगुप्त वाली ये वाला एग्जांपल भी आपको मेंशन करना है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक तो हम चार धाम का कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी बताया जा रहा है कि फिर से इस प्रोजेक्ट को जो है वो रीओपन किया जा रहा है। इसमें चार धाम की जो रोड्स है उनको 10 मीटर तक चौड़ा जो है वो कर दिया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, राइट? बिल्कुल सही, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो 3 जज की बेंच ये हम लोग को देखने को मिली थी, जिन्होंने पहले तो ये डिसीजन लिया था कि 5.5 मीटर से ज्यादा जो है वो रोड चौड़ी नहीं होनी चाहिए, बट अब इसको 10 मीटर तक करने की बात की गई है। तो दिस थिंग इज नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट हाँ स्ट्रेटेजिक, ये क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया, तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि ये जो 3 हाईवे हैं ये चाइनीज बॉर्डर के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रोड जो है वो बेटर बने, कि जिससे कि हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में वहां पर तैनात हो सके, राइट? यस एग्जैक्टली, नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर महक जी ने बिल्कुल करेक्ट लिखा। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी इस प्रोजेक्ट के बारे में तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग कि ये प्रोजेक्ट 2016 में जो है वो शुरू हुआ है, राइट? इस प्रोजेक्ट को जो है वो पहले इम्प्लीमेंटेशन मिलने में बहुत समय जो है वो लग गया था। एनजीटी ने भी हालांकि इस प्रोजेक्ट को क्लियर किया था, बाद में आकर एनजीटी के डिसीजन को चैलेंज किया गया, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर जो है वो स्टे फाइनली अभी हमें देखने को मिल रहा है कि डिसीजन लिया गया है कि 10 मीटर का रोड जो है वो बनाया जाएगा, राइट? तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी ये चार धाम में मेनली जो आपसे पूछेंगे ये लोकेशन पूछेंगे कि कौन सी एरिया को ये कनेक्ट कर रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, दैट्स इट। 900 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर याद रहे तो वेरी गुड। तो ये चीज है। तो ये वाला टॉपिक तो कई बार वैसे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट हुआ होगा। इंडो पैसिफिक का क्षेत्र, ये दिस इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फिर भी उतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ने ये चीज कही है कि वो एशिया में मौजूद इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो कंट्रीज है उनके साथ अपने रिलेशनशिप बढ़ाएगा। किस पर्पज के लिए? क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, तो उसको काउंटर करने के पर्पज के लिए इसने बोला था कि ये करेगा, राइट? मतलब यूएसए यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। और साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है कि ये बेसिकली यूएसए जो है वो, और इवन अगर क्वाड कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करनी, जो कि आप ऑलरेडी जो है वो पहले पास्ट में न्यूज में जो है वो देख चुके हैं। तो इसी को लेकर ये पर्टिकुलर पूरा आर्टिकल था। बट इंडो पैसिफिक क्षेत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी एनहांस रहनी चाहिए, बढ़ाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ट्रेड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो ये उतना कुछ खास था नहीं, बट फिर भी एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से दो चार लाइन जो है वो इंडो पैसिफिक के बारे में जरूर मेंशन करनी है चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी ऑब्वियसली बात है, वी नो कि चाइना का थ्रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि इस क्षेत्र में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, राइट? तो इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली आज की डेट में आपके एग्जामिनेशन के लिए बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं था किसी को? और पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात करें तो बताओ जरा मुझे, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसमें मेंबर्स जो होते हैं, या इवन चेयरमैन की अगर हम बात करें तो किसके होते हैं? वो रूलिंग पार्टी के होते हैं या अपोजिशन पार्टी के होते हैं? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो अपोजिशन पार्टी के हम लोग को देखने को मिलता है। 100 ईयर्स इसको पूरे हो गए पीएससी को, दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है। इसमें 22 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। 15 जो होंगे लोकसभा के होंगे, 7 जो होंगे वो राज्यसभा की तरफ से होंगे। ये मेंबर जो होते हैं इनका ऑफिस 1 साल के लिए होता है। इसके चेयरमैन जो होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर जो है वो अपॉइंट करते हैं, राइट? और ये कन्वेंशन जो है वो चला आ रहा है कि इसके जो चेयरमैन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो अपोजिशन पार्टी के होते हैं। इसका मेन काम होता है कैग की रिपोर्ट की जांच करना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है हमारे, उनकी रिपोर्ट की जो है वो जांच करना, राइट? कि सरकार ने कहाँ पर कितना क्या पैसा जो है वो खर्च किया है, जिससे कि ये उसके लूप होल्स निकाल सकें और पब्लिक के सामने जो है वो लाकर रख सकें कि सरकार ने जो एक्सपेंसेस किए वो सही नहीं किए हैं, राइट? गलत जगह पर पैसे जो है वो लगाए हैं, तो इसको हाईलाइट कर सकें ये, कि जिससे कि और बेटर तरीके से गवर्नमेंट को जो है वो शेप में लाने के लिए एक काम कर सकें, कि गवर्नमेंट और बेटर तरीके से जो है वो कार्य करे, राइट? तो ये चीज आपको थोड़ी सी बस ध्यान में रखनी है। एंड इसकी जो कमिटी की जो एक्चुअली रिकमेंडेशन होता है वो सिर्फ एडवाइजरी होता है, बट फिर भी ये एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, स्पेशली उन जो आप कह सकते हैं अवेयर्ड जो वोटर्स होते हैं, राइट? अवेयर्ड सिटीजन होते हैं, तो
उनको डिसीजन लेने में जो है वो काफ़ी हेल्प करता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में किसको उन्हें जो है वो इलेक्ट करना चाहिए। दिस इज़ द थिंग जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, राइट? बट एक्चुअली में ये जाँच करती है खर्चा होने के बाद, अगर खर्चा होने से पहले अगर जाँच करें तो फिर हम लोग अपने जो टैक्स पेयर के जो पैसा है वो सही जगह पर लगवा सकें, बचा सकें सरकार को गलत कदम उठाने से। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, राइट? चलो एनीवेज़, तो उआपा के बारे में तो आई थिंक कि आप लोग को तो बिल्कुल छप चुका होगा हर एक चीज़ उआपा से रिलेटेड, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड। ये टॉपिक इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि 30 साल से कम की उम्र के जो लोग हैं उनके काफ़ी सारे केसेस हम लोग को देखने को मिले हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं उआपा के तहत। उत्तर प्रदेश से तो काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इतना कुछ एग्ज़ैक्टली आपको केस कितने रजिस्टर्ड हुए हैं वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उआपा के बारे में ये ध्यान में रखना है 1967 का ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, राइट? उआपा का अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है कि वो एक ऑफिशियल गैजेट के तहत जो है वो किसी ग्रुप को या किसी व्यक्ति को जो है वो उआपा के तहत जो है वो बुक कर सकते हैं। इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट जैसी पनिशमेंट जो है वो शामिल है। इंडियन और इवन फॉरेनर्स को दोनों को ही सजा मिलती है उआपा के तहत। फॉरेनर्स को तक बुक कर लिया जाता है उआपा के तहत, राइट? इवन अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम इंडिया के बाहर क्यों ना किया हो, फॉरेन लैंड में क्यों ना किया हो, उसको भी जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। और मैक्सिमम 180 डेज के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि 6 महीने के लिए अरेस्ट किया जाता है। हालाँकि इस ड्यूरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, कोर्ट को इन्फॉर्म करने के बाद। चार्जशीट इसकी 6 महीने तक जो है वो खींची जा सकती है। मतलब एक व्यक्ति को बिना कोर्ट में पेश किए 6 महीने तक जो है वो पुलिस थाने में रखा जा सकता है या क्राइम ब्रांच के आप कह सकते हो ऑफिस में जो है वो रखा जा जा सकता है, राइट? और उसको जो है वो मारा-पीटा और जो भी आप समझते ही हो यार। वैसे तो वी नो कि मारना जो है वो क्रिमिनल्स को मारना जो है वो नहीं चाहिए, राइट? आर्टिकल 22 के तहत आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट के तहत हम आपने पढ़ा होगा। बट द थिंग इज़ कई बार ये देखो इस चीज़ को तो मैं भी एग्री करता हूँ कि कई बार लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, राइट? बट आप भी आपको लगेगा कि अरे यार ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। बट एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ जब आप जाओगे, आप खुद सर्विस में जब एंटर करोगे, देखोगे तब आपको समझ में आएगा किस-किस टाइप के लोग होते हैं। हालाँकि जो हाई पोस्ट वाले होते हैं, जैसे आप हाई पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप लोग इस चीज़ को जो है वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करोगे। देखिएगा आप जब थाने में जाएँगे और या फिर आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि एक बड़ा अधिकारी जो होता है वो मारपीट पर ज़्यादा बिलीव जो है वो नहीं करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट आप देखेंगे टीआई या इवन सीएसपी तक की रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो तो फटाफट मारते हैं। राइट? कैदी को जैसे ही देखा नहीं कि चलते-फिरते मार देते हैं वो तो। बोलते हैं ना चलते-फिरते टपली मार दी, तो कैदी देखा उन्हें चलते-फिरते पट तमाचा मार दिया आगे बढ़ गए। तो ऐसी हरकतें भी होती रहती हैं। राइट, चलो एनीवेज इसमें आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है कि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनको भी अब पावर जो है वो दे दी गई है कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं टेररिस्ट से जुड़े या टेररिज्म से जुड़े मामलों में। और एनआईए के जो ऑफिसर होंगे, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के ऑफिसर, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केसेस को। इसके अलावा हमारे डीएसपी और एसीपी की रैंक के जो ऑफिसर होते हैं स्टेट के, वो तो करते ही हैं, राइट? तो ये चीज़ बस आपको थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है। और जून 2021 में हालाँकि काफ़ी सारे केसेस हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं, जिसके जजमेंट में ये चीज़ सामने आई है कि उआपा को जो है वो हटा देना चाहिए, राइट? स्पेशली इसके सेक्शन 15, 17 और 18 जो कि टेररिस्ट एक्ट से डील करते हैं, इसको हटाना चाहिए, राइट? क्योंकि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर टेररिस्ट का आपने टैग जो है वो लगा दिया, तो वो ना ही सिर्फ उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बल्कि उसकी पूरी फैमिली के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर? को-लैंडिंग मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। को-लैंडिंग मॉडल, तो इसमें होता क्या है कि इसमें बैंक जो है वो एनबीएफसी के साथ मिलकर जो है वो लोन ऑफर करती है, प्रायोरिटी सेक्टर में लोन जो है वो ऑफर करती है। दिस इज को-लैंडिंग मॉडल, राइट? तो अभी एनबीएफसी को जो है एनबीएफसी के साथ जो है ये डील हम लोग को देखने को मिल रही है को-लैंडिंग मॉडल की, राइट? बट इसमें प्रॉब्लम ये है को-लैंडिंग मॉडल के अंदर कि सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो बैंक को होता है। 80% का रिस्क बैंक को होता है और मात्र 20% का रिस्क एनबीएफसी को होता है अगर कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो, राइट? तो ये बड़ी एक स्थिति है जिसके कारण से फ्रॉड के केसेस सामने उभर कर आए हैं ऑलरेडी, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, चिंता वाली बात है। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली कॉर्पोरेट्स डायरेक्ट बैंक के साथ इन्वॉल्व नहीं है, बट वो एनबीएफसी के साथ जो है वो उनके लिए विंडो ओपन की हुई है। तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात जो है वो हो जाती है, राइट? क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट सेक्टर हम लोग प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, वो वेलफेयर के लिए उतना काम नहीं करता है। तो वो पब्लिक के फंड को, पब्लिक के डिपॉजिट को अपनी पर्सनल एक्टिविटी के लिए डाइवर्ट करवा सकता है, राइट? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है। तो को-लैंडिंग मॉडल में आई थिंक कि जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया था, आई डोंट थिंक कि उसमें आपको कोई समस्या आई होगी। बस सिंपल सी चीज आपको यही ध्यान में रखनी है, एनबीएफसी के साथ मिलकर सरकार जब लोन ऑफर करती है, सॉरी बैंक और एनबीएफसी मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर पर जब लोन ऑफर करते हैं, तब उसको को-लैंडिंग मॉडल कहा जाता है, बस को-लैंडिंग। ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और जिन भी स्टूडेंट्स को हमारे कोर्सेज़ चाहिए या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू। अब गाइस पूछिए अगर आपको कोई डाउट है तो।
इज एवरीथिंग फाइन? एंड एक बार और बाकी स्टूडेंट कंफर्म कर लो, मैंने एक्चुअली एक बार एक रफ चेक किया था कि हम 16th का कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि कल मैंने आपको चैट पे जो है वो लिखा था कि कल 16th का भी होगा, बट आई हैव गॉन थ्रू दैट, तो आई थिंक कि 16th का हम कर चुके हैं। गाइस प्लीज कंफर्म करो, फटाफट रिवीजन सीरीज हमने 16 की कवर कर लिया आई थिंक। ला 16 की करी थी, फिर 15 का छूट गया था, आपको याद आ रहा होगा, तो मैंने बोला था कि अरे यार अपन ने 15 का नहीं किया, तो 2 दिन पहले हमने 16 का किया हुआ है। अब वीडियो में एक बार जाकर देखिएगा, वीडियो के सेक्शन में। गाइस मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? किसी का रिप्लाई नहीं आया बहुत देर से, है ना? हो गया है, यस, राइट। चलो वेरी गुड, तो अभी फिर साइन ऑफ करते हैं हम, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? चलो ग्रेट।